क्या तुम जीना चाहोगे अपने बचपन को दोबारा फिर से? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो चलो आओ देखते हैं आज क्लास 12 इंग्लिश का आखिरी चैप्टर, द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। इस चैप्टर में दो ऑथर है। पहला ऑथर का नाम है जित कलासा और दूसरे का नाम है भामा। इस चैप्टर के अंदर पे दोनों राइटर्स का बचपन का जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज था उसे स्टोरी के फॉर्म पे हमें दिखाया गया है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी अपने आप को एक्सप्रेस करो, दिल खोल के कमेंट सेक्शन पे अपने दो बचपन के यादों के बारे में बताओ, एक अच्छा एक बुरा। कमेंट सेक्शन पे मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जानना है यार तुम इस सबसे एडवेंचरस बंदी या बंदा कौन है। खैर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी निकल जो एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से 1 मिलियन कर दो भाईगा। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। चैप्टर में दोनों ही ऑथर बिलोंग करते हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से। अब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोले तो वो कम्युनिटी जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब जैसे इंडिया के अंदर पे जो दलित कम्युनिटी है उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और हमारे ऑथर बामा भी वही कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर पे जो नेटिव अमेरिकन थे ना उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। यूरोपियंस अमेरिका में आने से पहले नेटिव अमेरिकन का अपना कल्चर था, अपना रिलीजन था, बट व्हाइट लोगों के आने के बाद इन नेटिव अमेरिकन लोगों का कल्चर खत्म हो जाता है। ये लोग अपना आइडेंटिटी खो देते हैं और हमारी ऑथर जित कलासा भी बिलोंग करती है एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से। उनकी स्टोरी में हमें देखने मिलता है कि कैसे एक व्हाइट स्कूल में उन्हें डाल दिया जाता है एंड देन उस स्कूल में उसका कल्चर, उसका आइडेंटिटी उसे छीन लिया जाता है। नेटिव अमेरिकन कुछ इस तरीके से दिखते थे पहले, लंबे बाल, ट्रेडिशनल कपड़े, बट जब जित कलासा को उस व्हाइट स्कूल में डाल दिया गया तो उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। उसके लंबे बाल काट दिए जाते हैं और उसे टाइट वेस्टर्न ड्रेस पहना दिया जाता है। सो अब देखते हैं इस चैप्टर का पहला स्टोरी को, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे लिखा है जित कलासा ने। हमारा स्टोरी स्टार्ट होता है इस बिल्डिंग को दिखाते हुए जो कि एक स्कूल था अमेरिका के अंदर पे। उस समय व्हाइट लोग इसे चला रहे थे बट यहाँ कोई व्हाइट लोग नहीं पढ़ते थे, यहाँ पढ़ते थे नेटिव अमेरिकन। इस स्कूल में नेटिव अमेरिकन को पढ़ाई से ज्यादा व्हाइट लोगों के तौर तरीके सिखाया जाता था और इसी स्कूल में पढ़ती थी हमारी ऑथर जित कलासा। उसमें ठंड का मौसम था, स्कूल चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था और जो आसपास के गच्चियां थे वहाँ पे एक भी पत्ता नहीं था। सडनली एक सफेद बालों वाली औरत बड़े से घंटे को बजाती है और स्कूल में जितने बच्चे थे उन्हें डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। अब देखो इस स्कूल का ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल था और बच्चों को एक्जैक्टली वही फॉलो करना होता था। जैसे घंटा बजता है बच्चे दौड़ भाग करने लगते हैं और फ्लोर में उनके पैर का आवाज बहुत जोर जोर से आ रहा होता है। अब हमारी ऑथर जित कलासा का स्कूल का ये पहला दिन था। इससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गई थी, उस स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जब पहली बार उसके कान पे से जोर से घंटा बजाने का आवाज आता है ना, वो घबरा जाती है और बच्चों के दौड़ने की वजह से जो फ्लोर में जूते का आवाज होता है ना, उससे भी हमारी ऑथर घबरा रही होती है। शायद आज से पहले उसने इतने बच्चे एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। ऊपर से हमारी ऑथर जित कलासा को अंग्रेजी नहीं आता था, तो जब बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद एक छोटी सी बच्ची जिसने पहली बार स्कूल देखा था ना, वो घबरा जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उसका मन कर रहा था कि बस किसी तरीके से इस स्कूल से भाग जाओ और अपने घर चली जाओ और जैसा मैं जीती हूँ अपने कल्चर के हिसाब से वैसी जीऊं। बट वो अब ऐसा नहीं कर सकती, वो इस स्कूल पे फंस चुकी है, ट्रैप हो चुकी है। तभी एक व्हाइट वुमन जिसका बाल भी सफेद था वो सारी लड़कियों को ऑर्डर देता है कि डाइनिंग हॉल पे जाओ और लड़कियां भी लाइन लगा के एक एक करके डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी। अब हमारी ऑथर देखती है कि जितने भी लड़कियां है ना ये नेटिव अमेरिकन है, मतलब उसके अपने कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट इन्होंने कपड़े पहने हुए वेस्टर्न वाले, एप्रॉन पहने हुए, छोटे छोटे बाल है और जूते पहने हुए, जबकि जित कलासा अभी भी अपने नेटिव अमेरिकन ड्रेस पे थी और उसे ये चीजें अजीब लग रहा था। उसने अपने पूरे बॉडी को एक ब्लैंकेट से ढका हुआ था जो कि शायद उसके कल्चर का एक पार्ट था और उसने जूते नहीं पहने थे, मॉकजीन्स पहने थे जिसके चलने पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता। थोड़ी देर में कोई आता है और हमारे ऑथर के बदन से वो ब्लैंकेट उतार देती है जो उसके कल्चर का पार्ट हुआ करता था। इससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है, उसे बुरा लग रहा होता है। बट देन वो देखती है उन सारे लड़कियों को लाइन पे जो थी तो नेटिव अमेरिकन, बट उन्होंने बहुत टाइट अंग्रेजों वाले कपड़े पहने हुए थे बेशर्मी से। अब हमारे ऑथर के कल्चर पे ना ऐसे टाइट कपड़े पहनना को सही नहीं माना जाता था, तो उसे ये चीजें देख के बहुत अजीब लगता है। खैर थोड़ी देर में वो लोग वॉक करते करते डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। एक साइड से लड़के आते हैं और दूसरे साइड से लड़के आते हैं। अब डाइनिंग हॉल पे आने के बाद ऑथर देखती कि उसके आगे 3 लड़के खड़े, तीनों ही बहुत बहादुरी से खड़े थे। उन्हें भी हमारे ऑथर की तरह ही जो ये वेस्टर्न ड्रेस था ना वो पसंद नहीं आ रहा था, उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। बट उसके साथ जितने भी लड़कियां थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा था इस ड्रेस से। थोड़ी देर में एक घंटा बजता है और सारे बच्चे टेबल से चेयर को निकालते हैं और ऑथर को लगता है कि बैठ जाना होता होगा, तो वो बैठ जाती है। बट वो बैठती है ना तो देखती है कि कोई नहीं बैठा है, बस वही बैठी हुई है। उसे तो अजीब लगता है, एम्बैरेस फील करती है एंड देन वो खड़ी हो जाती है। तभी एक दूसरा घंटा बजता है जिसके बाद सारे बच्चे बैठ जाते हैं, बट हमारी ऑथर थोड़ी देर के लिए खड़ी रहती है, तो समझ नहीं आता क्या करना है। देन वो फिर बैठ ही जाती है। अब देखो इस स्कूल के अंदर पे सारे बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना होता है। अब हमारी ऑथर का था पहला दिन, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं करना है, तो वो हर जगह गलती कर रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है एक आदमी का वॉइस और वो पीछे मुड़ के देखती है, बट बाकी जो बच्चे थे वो अपना सिर झुका के बस प्लेट को देख रहे थे। तुम देख रहे हो बच्चों को यहाँ पे कितना स्ट्रिक्टली रखा जा रहा है। भाई साहब हमसे ना होता अगर हम ऐसे स्कूल में चले जाते तो पहला ही दिन हमारा आखिरी दिन होता, कैसे भी करके भाई साहब स्कूल से बाहर निकलना है, भागी जाना है। भाई साहब नहीं, मुझसे तो नहीं होगा भाई साहब, मुझसे सिंपल से रूल्स फॉलो नहीं होते स्कूल का, और भाई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल तो कतई ही नहीं भाई साहब। फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मैं इधर उधर सर घुमाते रहता हूँ, मैम जितने भी गाली दे भाई साहब मेरे सर पे मेरा कंट्रोल ही नहीं होता है। दरवाजे से लड़कियों को आते जाते देखता हूँ, पीछे अपने दोस्तों को देखता हूँ,
बट इस स्कूल में सर उठा के देखना तक अलाउ नहीं था। तो जब हमारी ऑथर ऐसे देख रही होती है ना, तो वो गोरी औरत जिसका बाल भी सफेद था ना, वो बहुत ही घूर के हमारी ऑथर को देखती है। और जैसे हमारी ऑथर ये चीज देखती है कि औरत मुझे घूर रही है, वो अपने आंखें और सर को नीचे कर लेती है और वो सोचने लगती है कि ये औरत मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रही है। और तभी तीसरा बेल बजता है और सारे बच्चे कांटे चम्मच लेके अपने प्लेट पे खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारी ऑथर घबरा जाती है, वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आगे फंस गई। अब देखो हम सबके साथ ऐसा होता है, जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं ना, तो घबराहट होता है, एम्बैरेस फील करते हैं छोटी छोटी चीजों में। और जब तुम किसी ऐसी जगह में फंस जाते हो जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट नियम कानून है भाई साहब, तब तो अच्छे वाले इंसान का आंसू निकल जाएगा आंख से। और हमारी जीत कला तो छोटी सी 8 साल की बच्ची थी, उससे ये चीजें सहन नहीं होता है और वो रो देती है। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये तो पहले दिन का बस शुरुआत था, जहाँ हमारी ऑथर को पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर पे खाने को लेके भी कितना स्ट्रिक्ट रूल है भाई साहब। पहला घंटा बजाए तो बस चेयर को टानना है, बैठ नहीं जाना है। फिर दूसरा घंटा बजाए तो बैठना है, और जब तीसरा घंटा बजाए तो खाना स्टार्ट करना है। अब आगे ब्रेकफास्ट के बाद हमारी ऑथर जितकलासा का एक दोस्त बनता है, जितविन। अब जितविन को ना थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता था, और उसने वो जो पेल फेस वाले व्हाइट वुमेन है ना, उसके मुंह से कहते हुए सुना था कि जितने भी लड़कियों का बाल लंबे लंबे है ना, उन सारे लड़कियों के बाल काट दिए जाएंगे। और यही चीज के लिए वो हमारी ऑथर जितकलासा को वार्न करती है कि भाई साहब हमारा बाल तो काट दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब देखो हमारी ऑथर की मम्मी ने उसे बचपन में बताया था कि उनके नेटिव अमेरिकन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जो भी वॉरियर जंग में हार जाता है ना, उसे एनिमी कैप्चर करके उसके बाल काट देते हैं, उसे बेइज्जत करने के लिए। मतलब एक तरीके से उनके कल्चर पे छोटे छोटे बाल रखना एक कमजोरी का निशानी था, लंबे बाल रखना एक वॉरियर, एक बहादुरी का निशानी था। इसलिए तुम देखोगे जितने भी नेटिव अमेरिकन है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके बाल लंबे लंबे होते हैं। उनके कल्चर और उनके लोगों के हिसाब से छोटे बाल तब रखते हैं जब कोई मर जाता है, और जब कोई इंसान बहुत छोटे छोटे बाल रख लेता है तो उसे डरपोक माना जाता है। और इसी को किताब में कहा गया सिंगल हेयर। एक होता है छोटा बाल कटवाना, बट एक होता है कि भाई साहब बेइज्जती करके तुम्हारा बाल काट दिया जा रहा है, उसे कहता है सिंगल हेयर। अब दोनों लड़कियां बातचीत कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा आगे उनके साथ। तभी जितविन कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत स्ट्रांग है, हमें उनके सामने हार मानना ही होगा। अब ये सुन के हमारी छोटी सी ऑथर जितकलासा कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, वो स्ट्रगल करेगी। वो नेटिव अमेरिकन थी और वो बहुत बहादुर थी, ऐसी थोड़ी हार मान जाएगी। और वो ऐसे करती है। जब लंबे लाइन लगाकर बच्चों का बाल काटा जा रहा था ना, तो जैसे उसे मौका मिलता है वो चुपके से भागती है दम दबा के, और वो जूते पहने सीढ़ियों से दबे पाँव भागते भागते किसी रूम के अंदर एंटर करती है। अब देखो स्टोरी के स्टार्ट में हमने देखा था कि हमारी ऑथर पहनती है मॉकजीन्स, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है और शोर शराबा नहीं होता है। बट अब शायद उसे फोर्स कर दिया गया था कि अब तुम्हें जूते पहनना है, तो उसने जूते पहन के ही भागना स्टार्ट करा। अब वो भागते भागते एक बार से रूम के अंदर एंटर करती है जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ वो देखती है कि उसके सामने 3 व्हाइट बेड्स है और बड़े बड़े विंडोज है जहाँ पे ग्रीन डार्क कर्टन टंगाया हुआ है, और पूरे रूम में सूरज का रोशनी नहीं है, पूरा अंधेरे से भरा हुआ है रूम। फिर हमारी ऑथर बैठती है और हाथ पैर से रेंगते हुए एक बेड के नीचे पे जाके छुप जाती है, और उस रूम से उसे पूरा आवाज सुनाई दे रहा था कि हॉल से लोग चिल्ला रहे हैं, उसका नाम पुकार रहे। इनफेक्ट उसे अपने दोस्त जितविन का भी नाम सुनाई देता है। सब उसे ढूंढ रहे थे, बट वो इस बिस्तर के नीचे बैठे बैठे डर रही थी, घबरा रही थी। थोड़ी देर में हमारे ऑथर को सुनाई देता है कुछ फुटस्टेप्स। उस रूम पे वो सफेद बालों वाले अंग्रेजन और कुछ बच्चे एंटर करते हैं। हमारी ऑथर जितकलासा डर जाती है, वो अपने दोनों हाथों से मुंह पे पकड़ लेती है और अपने सांस से बंद कर लेती है, ताकि किसी को पता ना चले कि वो बेड के अंदर पे छुपी हुई है। वो देखती है कि उस रूम में लोग उसे ढूंढ रहे हैं। एंड देन जब लोग कर्टन को हटा देते हैं ना, और रूम के अंदर पे सूरज का रोशनी एंटर करता है, तो उनमें से कोई एक जिस बेड के नीचे जितकलासा छुपी हुई थी, उसी बेड के नीचे झुक के देखती है कि यहाँ कोई है तो नहीं, और उसे हमारी ऑथर मिल जाती है। फिर आगे होना क्या था, सब लोग मिलकर हमारी ऑथर को घसीट के बिस्तर के नीचे से निकालती है और लेके जाती है बाल कटवाने। वो बहुत कोशिश करती है अपने आप को बचाने का, बट उन लोगों के सामने वो बहुत कमजोर थी। उसे लेके जाके एक चेयर पे बांध दिया जाता है, एंड वही सफेद बालों वाली अंग्रेजन एक हाथ पे कैंची लेके उसके बालों को बिल्कुल बेदर्दी से काट देती है। वो आखिरी दम तक अपना जी जान लगा देती है कि उसके बाल ना कटे जाए, बट जैसे ही पहला कैंची चलता है और उसका बाल कटता है ना, उसका अंतरात्मा हार जाता है। शायद जिस बाल को, जिस आइडेंटिटी को बचाने का कोशिश कर रही थी, अब उससे वो छिन चुका था। वो हार मान जाती है। वो याद करती है कि जब से वो अपने माँ से दूर हुई ना, उसके साथ गलत ही होते आ रहा है। लोग उसे घूरते देखते जैसे कि वो एक वुडन पपिट हो, और आज तो हद पार हो गया था। उसका बाल, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके कल्चर में लंबे बाल होना एक बहादुरी का सिंबल था, उसे आज काट दिया जा रहा था। चैप्टर के आखिर में ऑथर कहती है कि जब उसका बाल काट दिया था ना, उसे ऐसा फील होता है कि अब वो एक जानवर जैसी है। उससे जो करवाया जाएगा वो करेगी, उससे जो बुलवाया जाएगा वो बोलेगी। वो हार मान चुकी थी। अब देखो ऐसा ही होता है जब तुम कोई चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते हो और वो चीज तुम्हारा एक आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, और जब कोई ऐसे जबरदस्ती आके उसे तुमसे छीन लेता है ना, स्पेशली देखो लड़कियों का लंबे बाल रखना तो भाई साहब वो डिजर्व करते हैं। सुंदर भी लगती है यार लड़कियां, और मतलब छोटे बाल कौन रखते हैं यार, लड़की मतलब लंबे बाल, सुंदर काले लंबे बाल। बेसमॉल ने क्या कमाल। खैर तो यही था जितकलासा का कहानी। वो बिलोंग करती थी एक नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी से, जिसे डाल दिया गया था व्हाइट लोगों के स्कूल पे। उसे वहां सिखाया जा रहा था व्हाइट लोगों का तौर तरीका, कैसे वो लोग रहते हैं। उसे भी वैसे रहने के लिए फोर्स करा जा रहा था। उसे अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को गिव अप करने को कहा जा रहा था। पहले उसके ब्लैंकेट को छीन लिया गया, फिर उसके जूते को छीन लिया गया, और आखिर में उसके बाल काट दिए गए। तो यही होता है पहला स्टोरी खत्म।
तो अब आओ देखते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 को, जिसकी ऑथर है बामा। उनकी स्टोरी का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। बट स्टोरी में बढ़ने से पहले ऑथर बामा के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारी ऑथर बामा एक तमिल दलित वुमेन राइटर है, जिन्होंने बचपन से अपने आंखों से देखा है डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दलित लोगों के खिलाफ। वो खुद भी एक दलित थी और उसने बहुत करीब से देखा है कि कैसे सोसाइटी दलित लोगों के साथ ट्रीट करता है। और उसका बचपन का जो भी एक्सपीरियंसेस था ना, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी कुरुकू में लिखा था। और उनका ये स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बीइंग उनके बायोग्राफी कुरुकू का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ये जो वर्ड है कुरुकू, ये एक पत्ता है जिसे कहते हैं पल्मायरा लिप्स। और कुरुकू का मतलब है कोई नया जिंदगी, कोई बहुत फ्रेश सा चीज जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी हो। अब हमारे ऑथर के लिखे हुए जितने भी स्टोरीज थे वहाँ बहुत दुख दर्द छुपा हुआ होता था, बट दुख दर्द के अलावा उनके अंदर उम्मीदें भी होता था कि कैसे वो उस दुख दर्द से बाहर निकलता है। और वो अपने स्टोरी में भी यही करती है। आओ पढ़ते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, रिटन बाय बामा। बट इससे पहले मैं हूँ तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका कि स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ, बड़ा वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करके 1 मिलियन कर दो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। अब देखो, हमारी कहानी का शुरुआत तब होता है जब हमारी ऑथर बामा एक छोटी सी बच्ची थी और वो क्लास 3 पे पढ़ती थी। उस समय उसने लोगों के मुंह से कभी भी कहते हुए नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में, बट हाँ, उसे अच्छी तरीके से पता था क्या होता है अनटचेबिलिटी। उसने फील किया था क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि हमारी ऑथर बामा भी एक दलित थी और अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर भी इन दलित लोगों के साथ ही करा जाता था। तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, मैं खुद भी एक दलित हूँ और ये चीज मुझे खुद पता नहीं था यार। मतलब बहुत रिसेंटली मुझे पता चला है। इतने सालों से मुझे बुरा लगता था कि यार दलित लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बट आज पता चला साला मैं भी तो एक दलित ही हूँ। हे भगवान, अब मुझे सबसे ज्यादा बुरा मेरे लिए लग रहा है। मतलब मेरे एंसेस्टर के साथ भी मतलब अनटचेबिलिटी जैसा चीज हुआ होगा, डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा। अब मुझ पे कौन दया दिखाएगा यार, मैं तो इतने सालों से दया दिखा रहा हूँ। खैर, बैक टू द स्टोरी। एक दिन क्या होता है, हमारी ऑथर स्कूल से घर जा रही थी। उसके कंधे पे एक पुराना सा बैग टंगा हुआ था और स्कूल से घर का जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो बस 10 मिनट का था। बट हमारी ऑथर बामा बहुत चुलबुली थी। वो इस 10 मिनट के रास्ते को आधे घंटे लगाती है। वो स्कूल से घर जाते वक्त रास्ते पे अलग अलग चीजों को देख के एंजॉय करते हुए घर जाती थी। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना था और तुम कैसे जाते थे यार स्कूल। मतलब अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर ज्यादा होते होगे तो तुम्हारे लिए गाड़ी आता होगा पर्सनल, और अगर हमारे से फकीर ज्यादा होते होगे तो अपने पैरों से चलते होगे। तुम कौन से वाले कैटेगरी में आते हो बता दो यार। खैर, बैक टू द स्टोरी। हमारी ऑथर बामा स्कूल से घर आधे 1 घंटे लगा के जाती थी। उसे रास्तों पे, दुकानों में, बाजारों में जो दिखता था वो सारी चीजें देखते देखते ही घर जाती थी। अब आओ जानते हैं स्टोरी में डिटेल में कि वो रास्तों पे क्या क्या देख के आधे 1 घंटे लगाती थी। वो रास्ते पे जाते वक्त देखती थी मॉन्की डांस, बंदर नाच, तुम कुछ भी कह लो। फिर वो देखती थी कि एक सपेरा यानी कि स्नेक चार्मर अपने बांसुरी से सबको नचा रहा है। और वो देखती थी एक साइकिलिस्ट है जो कि 3 दिनों से साइकिल चला रहा है। वो सुबह से शाम तक बस पैडलिंग करे जा रहा है, साइकिल चलाए जा रहा है। और वो देखती है कि लोग उस साइकिलिस्ट की शर्ट पे पैसे टंगा के रखे हुए थे ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट फील करे। और फिर हमारी ऑथर बामा जब थोड़ा और आगे चलती थी तो वो देखती थी स्पिनिंग व्हील्स को यानी कि चरखे को। थोड़ा आगे जाने पे हमारी ऑथर को दिखता है एक बड़ा सा टेम्पल, जिसका नाम था मरियाता टेम्पल। उस टेम्पल के गेट पे एक बड़ा सा घंटा टंगा हुआ था और वो देखती थी कि टेम्पल के आगे लोग पोंगल फेस्टिवल का जो प्रसाद होता है उसे तैयार कर रही होती है। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि पोंगल कब मनाते हैं और कहाँ मनाते हैं। और थोड़ा और आगे जाने के बाद हमारी ऑथर को दिखता है गांधी जी का बड़ा सा स्टैचू, और उस स्टैचू के बगल में ऑथर देखती है कि लोग सुकान मछली बेच रहे हैं यानी कि ड्राई फिश बेच रहे हैं। और थोड़ा और आगे जाने पर हमारी ऑथर को दिखता था मिठाइयों की दुकान, भजियों की दुकान और ढेर सारे दुकान। देखो यार, बचपन ना हमारा बहुत खास होता है। हम छोटी से छोटी चीजों को बचपन में ध्यान से देखते हैं और पता नहीं बड़े होने के बाद इन सब चीजों पे नजर ही नहीं जाता है। हम छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां होता है उसे ढूंढना बंद कर देते हैं और शायद इसी को कहते हैं कि तुम्हारा बचपन खो चुका है यार। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भी बचपन खो चुका है ना, तो यार छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो, शायद वही बचपना है। खैर, बैक टू द स्टोरी। जब हमारी ऑथर और आगे जाती है तो वो रास्ते पे दिखती है नरिकुराबन ट्राइब कम्युनिटी के लोगों को। अब मुझे नहीं पता कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक ट्राइब था जो बेच रहा होता है पिंजरे पे जंगली जानवरों को। अब हमारी ऑथर देखती है कि वो नरिकुराबन कम्युनिटी का एक इंसान पिंजरे में एक लीमर को कैद करा हुआ था। अब लीमर ना एक बंदर जैसे देखने वाला जानवर होता है जो कि ज्यादातर मेडागास्कर में पाया जाता है, पर पता नहीं यहाँ तमिलनाडु में क्या कर रही है। अब लीमर के अलावा हमारी ऑथर देखती है कि ये ट्राइब के लोग सुइया बेच रहे हैं, कान साफ करने वाला इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं और कई सारी चीजें बेच रहे हैं जो कि बता नहीं सकती हमारी ऑथर भी तुम्हें। और ये सारी चीजें मिलके हमारी ऑथर को इस बाजार में कैद करके रखी हुई है। मतलब यहाँ से वो चल के जा ही नहीं सकती भाई। एक जगह जाएगी, कुछ देखेगी, फिर अलग जगह जाएगी, कुछ और नया दिख जाएगा। इसीलिए वो अपने 10 मिनट की जर्नी को 30 मिनट या 1 घंटे तक लगा देती थी। अब वो यहाँ पे नहीं रुकती है, वो बताती है कभी कभी वो देखती है कि कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं, स्टेज लगाते हैं एंड देन बहुत गुस्से में स्पीचेस देना स्टार्ट कर देते हैं। देन वो रास्ते पे देखती थी कि स्ट्रीट प्ले चल रहा है, मतलब यार तमाशे होते हैं ना, कर्तव्य दिखाते हैं वैसा कुछ। कभी उसे रास्ते पे पपेट शो दिखता था तो कभी स्टंट मारते हुए लोग दिखते थे जो कहते थे कि नो मैजिक नो मिरेकल जस्ट स्टंट, लाइक होता है ना चिंगारियों पे चल चल के जाते हैं लोग, वैसा कुछ। अब ये सारी चीजें समय समय पे हमारी ऑथर को दिखता है और जब भी दिखता था ना, हमारी ऑथर फुल एंटरटेन होती है। और अल्टीमेटली इन सारी चीजों से होता क्या था, हमारी ऑथर को घर जाने में लेट हो जाता था।
और मान लो ये मैजिकल शॉप, पॉलिटिकल पार्टीज का बातें करना नहीं भी होता था ना, फिर भी हमारे ऑथर को दिखता था कि बाजार में एक कॉफी शॉप है जहाँ वेटर क्या करता है, कलाबाजी दिखाते हुए कॉफी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल रहा होता है। या फिर वो देखती थी कि दुकानों के बाहर लोग प्याज काट रहे हैं और अपने मुंडी को तरह हटा के काट रहे, क्योंकि यार प्याज काटते वक्त आंख से आंसू निकल जाता है, वो तो तुम्हें भी पता होगा। या फिर हमारी ऑथर देखती थी एक बड़े से आलमंड ट्री को, जब जोर से हवा देता था ना तो गच्छी से आलमंड इधर उधर गिरते थे, और ये सारी चीजें हमारी ऑथर देखती थी। अब देखो लिस्ट बहुत लंबा है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तुम समझ जाओ। जब इतने सारी चीजें रास्ते पे हमारी ऑथर देखती थी तो 10 मिनट का रास्ता आधा एक घंटा तो लगना तो मतलब कंफर्म है यार। अब देखो आगे हमारी ऑथर बताती है कि सीजन के हिसाब से हमारी ऑथर को अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट भी दिखता था। लाइक उसे बाजार में मैंगो दिखता था, कुकुम्बर दिखता था, सुकरकंद दिखता था, स्वीट पोटैटो दिखता था, पाम फ्रूट्स दिखता था, प्लम सिरप दिखता था, प्लम फ्रूट दिखता था, जैक फ्रूट दिखता था, गुआवा दिखता था। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतने सारी चीजें वो देखती थी। और साथ ही साथ हमारी ऑथर ये भी दिखती थी कि रोज लोग बेच रहे होते थे मिठाइयाँ, भजिया, हलवा। भाई साहब इतने सारी चीजें खाने का सुन के तो मुझे भूख लग रहा है यार, मतलब सही में मुझे कोई राजस्थान का रबड़ी खिला दो यार, मतलब बहुत टेस्टी था। आज से 1 साल पहले मैं राजस्थान गया था और वहाँ का रबड़ी खा के तो मैं फैन हो गया वहाँ का। कोई अगर मुझे राजस्थान से सुन रहा है तो प्लीज यार थोड़ा रबड़ी मेरे घर भेजाई दो। गेट बैक टू द स्टोरी। एक दिन क्या होता है, वो हमेशा की तरह ऐसे कंधे पे बैग लेके रास्ते पे अलग अलग चीजें देख के घर जा रही होती है, बट देनों से इस बार दिखता है कुछ अलग। हमारी ऑथर देखती है कि रास्ते के ऑपोजिट साइड वाले कोने पे एक थ्रेशिंग फ्लोर को सेटअप करा गया है, जहाँ पे अनाज को भूसी से अलग करा जा रहा है, और एक लैंडलॉर्ड यानी जमींदार पत्थर में बस्ता बिछाए ये सारी चीजों को होते हुए देख रहा था। अब देखो वहाँ में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, ऑथर के अपने दलित कम्युनिटी के लोग बहुत मेहनत करके भूसे से अनाज को अलग कर रहे थे, जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे गाय बैलों का। वो लोग गाय बैल को तो जोरे में बांध देते थे एंड देन वो उन गाय बैलों को गोल 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 चक्कर लगा रहे थे, और ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से जो अनाज था वो भूसे से अलग हो रहा था। और जितने भी गाय बैल थे उनके मुंह पे ना एक मजल लगा दिया जाता था। मजल बोले तो यार मुंह पे कुछ प्रोटेक्शन सा लगा दिया जाता था ताकि ये गाय बैल अनाज को खा ना पाए। और ये सारी चीजों को देख देख के हमारी ऑथर थोड़ी देर तक एंजॉय कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हमारी ऑथर देखती है कि एक बुजुर्ग इंसान बाजार के रास्ते से उसकी ओर आ रहा होता है। अब ये इंसान जिस गली पे हमारी ऑथर रहती थी ना उसी गली का होगा, इसलिए हमारी ऑथर उस इंसान को जानती थी। और फिर ऑथर देखती है कि इतना बड़ा सा इंसान एक झोले को दूर में पकड़ते हुए लेके जा रहा है। वो हंस देती है, इतना बड़ा सा इंसान और बच्चों से हरकत कर रही है। हमारी ऑथर गैस करती है कि इस पैकेट के अंदर में पक्का वड़ाई होगा या फिर ग्रीन बनाना भजिया होगा, क्योंकि उस पैकेट को जिस तरीके से रैप करा गया था ना उससे क्लियरली दिख रहा था तेल के दाग। अब ऐसा पैकेट के रैपर पे ऑयल देख के हमारी ऑथर कंफर्म हो जाती है कि इस पैकेट पे पक्का वड़ाई होगा या केले का भजिया होगा। बट हमारी ऑथर को अजीब लगता है जिस तरीके से वो इंसान उस भजिया के पैकेट को छू रहा था। वो लिटरली छू भी नहीं रहा था, वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को एक धागे से बांध के बहुत ही दूर से पकड़ते हुए लेके जा रहा था। अब फिर हमारे ऑथर बामा को लगता है कि जिस तरीके से वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को लेके चल रहा है ना पक्का उस पैकेट को गिरा देगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बूढ़ा इंसान सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाता है, उसके पास जाके वो झुकता है, उसके हाथ को फोल्ड करता है और दूसरे हाथ से वो पैकेट को वो लैंडलॉर्ड के हाथ पे दे देता है। अब हमारे ऑथर को थोड़ी देर तक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उम्र में वो इंसान इतना बड़ा है बट वो लैंडलॉर्ड को इतना इज्जत क्यों दे रहा है। खैर जैसे वो पैकेट लैंडलॉर्ड को मिलता है वो उसे खोलता है एंड वहां से वड़ाई निकाल के खाने लगता है। खैर ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी ऑथर घर के लिए निकलती है और थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाती है। और घर में पहुंचने के बाद वो देखती है कि उसका बड़ा भाई घर पे आया हुआ था, तो वो अपने बड़े भाई को जो भी उसने ये रास्ते में फनी चीज देखा था ना वो सारी चीजें डिटेल में बताती है कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान झुक के चल रहा था, पैकेट को दूर से पकड़ रहा था और फिर कैसे झुक के वो लैंडलॉर्ड को पैकेट दे देता है। ये सारी चीजें बताते हुए हमारे ऑथर को बहुत फनी लग रहा था, वो हंस रही थी। बट ये सारी चीजें सुन के ऑथर के बड़े भैया को फनी नहीं लगा। यहाँ पे बड़े भैया को अन्ना कहा गया है, साउथ की स्टोरी है तो समझ जाओ। अब आगे ऑथर को अन्ना समझाता है कि जो भी तुमने देखा ना वो फनी नहीं था, वो इंसान मस्ती मजाक में ऐसा नहीं कर रहा था। सब लोग ऐसा मानते हैं कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो अपर कास्ट के होते हैं और लोअर कास्ट वाले लोग उन्हें छू नहीं सकते, यानी कि वो लोग दलित लोग उन्हें छू नहीं सकते। अगर गलती से भी वो छू देते हैं ना तो इससे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पोल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। तो इसीलिए वो बूढ़ा इंसान उस पैकेट को ऐसे रस्सी से पकड़ के लेके जा रहा था। तो जब ऑथर ये बात सुनती है अपने अन्ना से यानी अपने बड़े भाई से तो वो हंसना बंद कर देती है। अब वो थोड़ा सैड हो गई थी। हमारी ऑथर सोचने लगती है वड़ाई को तो पहले रैप करा जाता है केले के पत्ते पे एंड देन उसे कागज में पैक करके पार्सल करते हैं, तो कैसे वो अपर कास्ट के लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हम इस पैकेट को टच कर दे तो ये गंदा हो जाएगा। ये सारी चीज सोचते सोचते हमारी ऑथर बामा को गुस्सा आने लगता है। उसका मन करता है कि अभी जाकर उस वड़ाई को टच कर दूं और गंदा कर दूं ताकि वो लैंडलॉर्ड उसे खा ही ना पाए। हमारी ऑथर सोचने लगती है कि क्यों उनके गली का वो बुजुर्ग इंसान इतना मेहनत करके बाजार जाए और झुक झुक के उस पैकेट को बिना पकड़े दरे दरे उस लैंडलॉर्ड के पास लेके जाए और वो लैंडलॉर्ड बस आराम से उसे फाड़ के खाए और बदले में उस बुजुर्ग को इज्जत भी ना दे। ये सारी चीज सोच सोच के वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही होती है, उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शायद पहली बार हमारे ऑथर को पता चला था अनटचेबिलिटी क्या होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ये अपर कास्ट के लोग सोचते थे कि जो लोअर कास्ट के दलित है ना ये अगर उनके किसी भी चीज को छू देंगे ना तो वो गंदा हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा और इसी को नाम दिया गया अनटचेबिलिटी। अब हमारी ऑथर सोचने लगती है कि ये अपर कास्ट के लोग अपने आप को इतना महान कैसे सोचते हैं, इन्होंने क्या 4 पैसे कमा लिए तो ये इंसानों का फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे, हम भी तो इंसान है ना। वो सोचती है कि उनके लोगों को इन लोगों के लिए छोटे मोटे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें बस उन चीजों के लिए काम करना चाहिए जिन चीजों के लिए हमें बस पैसे मिलते हैं, हमें बस उनके खेतों में काम करना है, अपने पैसे लेने और वापस आ जाना है।
अब हमारी ऑथर भामा अपने अन्ना के बारे में थोड़ा कुछ बताती है कि उनके अन्ना ना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अब छुट्टी पे वो घर आए हुए हैं। उनके पड़ोस के गांव में एक लाइब्रेरी था, तो जब भी हमारे ऑथर के अन्ना को जरूरत पड़ता था किताबों का, तो वो पड़ोस के गांव के लाइब्रेरी से जाके किताबें बोरो कर लिया करता था। तो एक दिन क्या होता है, जब अन्ना पड़ोस के गांव के लाइब्रेरी से किताबें बोरो करके घर की ओर आ रहे होते हैं ना, तो गुजरते एक इरिगेशन टैंक के पास से। अब वहां से गुजरते वक्त अन्ना का मुलाकात होता है जमींदार के कोई आदमी से। अब वो आदमी अन्ना को देखता है और पहचान नहीं रहा था कि है कौन, तो अन्ना को पूछता है, अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वैसे मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि तमिल में अप्पा को डैड कहते हैं, बट स्टोरी के सेंस पे क्या कहा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बट वो इंसान हमारे अन्ना को कहता है कि अप्पा आप कौन हो, आपका नाम क्या है। तो अन्ना अपना नाम बताता है और नाम बताने के साथ साथ वो इंसान पूछता है तुम कौन से गली पे रहते हो। अब यहाँ पे देखो ये चीज हमें इसलिए बताया जा रहा है, जैसे ही अन्ना यानी कि हमारे ऑथर का जो बड़ा भाई है वो अपना एड्रेस बता देगा ना, वो जमींदार के आदमी को पता चल जाएगा किसका कास्ट क्या है। जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, उन्हें सोसाइटी में अलग कर दिया गया था। तो अपर कास्ट के लोगों को पता होता था कि लोअर कास्ट के लोग कहाँ रहते हैं, कौन से गली में रहते हैं। तो अगर अन्ना बता देता कि वो कौन से गली पे रहता है, कौन से सड़क पे रहता है, तो उस आदमी को जो कि जमींदार के यहाँ काम करता है पता चल जाएगा कि अन्ना कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। खैर अब आखिर में हमारे ऑथर बामा के बड़े भाई अन्ना उन्हें एक बहुत ही अच्छा चीज बताते हैं, क्योंकि वो लोग इसी कम्युनिटी में पैदा हुए, यानी कि दलित कम्युनिटी में पैदा हुआ है। तो उन्हें समाज के अंदर पे, सोसाइटी के अंदर पे इज्जत नहीं मिलने वाला। उनसे बहुत ही पहले ये सब चीज छीन लिया गया है। उन्हें समाज में ऑनर, रेस्पेक्ट, डिग्निटी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बट एक तरीका है जिससे ये सारी चीजें वो अचीव कर सकते हैं। वो क्या है? एजुकेशन एंड प्रोग्रेस। अगर हम पढ़ लिख लेते हैं और बड़े इंसान बन जाते हैं ना, तो ये कास्ट, ये समाज, इन सब चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ आज कोई भी कुछ भी बुरा करता है ना, तो उससे लड़ो मत, उससे जवाब मत दो। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बदलाव उसके साथ ये होगा कि तुम सक्सेसफुल बनो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, पढ़ो लिखो और भाई साहब उसके गांड चला दो। इससे बड़ा बदलाव कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ अन्ना ने हमारी ऑथर बामा को कहा था, अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे, पढ़ाई में ध्यान दोगे ना, तो लोग तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। मेहनत करो, पढ़ो लिखो। अभी सारी बातें जो हमारे अन्ना ने हमारे ऑथर बामा को बताया था ना, इस सारी बातों को हमारे ऑथर बहुत सीरियसली लेते हैं। इसके बाद से वो पागल की तरह पढ़ना शुरू करती है। वो जी जान लगा के पढ़ती है और क्लास में टॉप आती है। जैसा अन्ना ने कहा था वैसा ही होता है। जैसा ही वो टॉप करती है, लोग उसके और खींचे चले आते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं और लोग उसे पसंद कर रहे थे। और इसी के साथ हमारा क्लास 12 का जर्नी यही पे होता है खत्म। अब शायद मेरा मुलाकात तुमसे कभी ना हो। तुम अपने रास्ते पे जाओगे, मैं अपने रास्ते पे। तो मेरा तुम सब लोगों को आखिरी बाय। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, तो इसका इंतजार जरूर करना। लगभग 2-3 साल हमने साथ बिताया, जितने भी लोग हैं, बट चलो एक कनेक्शन था हम लोगों के बीच। इस वीडियो को ये पे खत्म करते हैं। जाते जाते बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा कि अगर तुम्हें मेरा याद आ जाए तो यार, मेरा एक चैनल है द सिबलिंग्स के नाम से, या फिर मेरा एक छोटा सा चैनल है मोटर ब्लॉगिंग का, द माउंटेन गाइड। तुम उसे चेकआउट कर सकते हो और मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हो। तो यार वीडियो को खत्म करते हैं और मेरी तरफ से आखिरी गुड बाय तुम लोग के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल।